अमृतकाल का विशेष सत्र। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। केंद्र की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। तारीख है 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक के बीच। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और यह कहा कि अमृतकाल में सार्थक और विशेष चर्चा की उम्मीद मैं करता हूं। हालांकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। उद्धव ठाकरे ने यह कह दिया कि गणेश उत्सव के पर्व में ऐसा करना केंद्र की ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आखिर मानसिकता क्या है। लेकिन अब लगातार चर्चाएं जोरों पर है कि क्या देश में एक चुनाव एक कानून सरकार ला सकती है। एक देश एक चुनाव पर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। वहीं महिला आरक्षण बिल पर भी कहा जा रहा है कि यहां पर कुछ सरकार कर सकती है। लेकिन आखिर पॉलिटिकल पार्टियां कहती क्या है, रिएक्शन क्या है लगातार इस विशेष सत्र को लेकर, वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। लेकिन विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाना ऐसे लम्हे में जायज नहीं है। वही नहीं, जब एक देश एक चुनाव को लेकर बहस ये छिड़ी हुई है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई, इस पर भी लगातार विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टियां नाराजगी अपनी व्यक्त करने में लगी हैं। लेकिन क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए आप, फिर आते हैं मेहमानों के पास। जो एक इतना बड़ा त्योहार जो दिवाली की तरह बनाया जाता है, देश के कोने कोने में, क्या विदेशों में भी बनाया जाता है, और आप उस समय पे सेशन बुलवा रहे हैं, तो किस आधार पे बुलवाया जा रहा है, ये हमारा सवाल है। क्योंकि मैंने इस पर ट्वीट किया था तो मुझसे सारे सवाल किए गए थे। मैंने सोचा कि आप लोग के समक्ष आकर मैं ये बात पूछूं, हम अपने केंद्र सरकार से पूछें कि अब जब विंटर सेशन होने वाला है तो उस बीच में ये स्पेशल सेशन करने की क्या ज़रूरत है, और ख़ास करके उन दिनों में जब ये त्यौहार का माहौल है, त्यौहार की छुट्टी बनाई जाती है। एंटी हिंदू काम कर कर स्पेशल सेशन बुलाकर जो कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अचानक क्या जरूरी स्थिति पैदा हो गए कि बिना पूछे, बिना सलाह, बिना मशवरा इस तरीके की सदन बुलाने की नौबत आ गई। नजदीक में चुनाव है। मुझे लगता है चुनाव की पहले जिस राज्यों में चुनाव होने वाला है, बीजेपी की हालत खस्ता है। यह खस्ती हालत से बचने का कोई उपाय निकालने के लिए और लोगों को दोबारा कैसे गुमराह किए जाएं, इसी मकसद के साथ ये सदन बुलाए जा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि देश के उपराष्ट्रपति, उनके माध्यम से एक नोटिफिकेशन हम लोग के पास आता था, मेंबर्स है, आजकल ट्वीट के माध्यम से पता चलता है प्रहलाद जोशी जी के। मगर बहरहाल सेशन बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, और ये बजट सेशन, मानसून सेशन तो हो चुका है, तो सितंबर में दूसरा सेशन, क्या ऐसी अर्जेंसी है, सरकार इसके बारे में जानकारी देगी। और स्पेशल सेशन की जानकारी मुझे मिली है। स्पेशल जो सेशन है उसमें स्पेशल विधायिका जरूर आएगी, और हम सब लोगों को इस बात की उम्मीद है कि एक अच्छा बेहतर कोई ऐसी विधायिका होगी जो देश के हित के लिए और 140 करोड़ जनता के हित के लिए। हालांकि अमृतकाल का विशेष सत्र ये वाकई में कितना ये दिलचस्प होगा और क्या वाकई में सार्थक चर्चा हो पाएगी क्या, क्योंकि इसके पहले जब जब सत्र की शुरुआत हुई आपने देखा होगा लगातार हंगामेदार सत्र वहां पर देखा गया। विपक्ष ने जमकर वहां पर नारेबाजी भी की है। लेकिन चर्चा की शुरुआत अब करते हैं रत्नाकर सिंह, नेता कांग्रेस के मणिशंकर पांडे, प्रवक्ता एलजेपी के प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता सपा के डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है रत्नाकर जी आपका, मणिशंकर जी आपका, भास्कर जी आपका, सुनील जी आपका। सबसे पहले भुवन भास्कर जी आपके पास में आता हूं। विशेष सत्र बुलाया गया, हालांकि बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि हमें तो जानकारी नहीं है इस बात की, लेकिन अब तो सर पहुंचेंगे ना। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून, इस तरह के बिल अगर सरकार लाएगी तो सर क्या करेंगे इस पर?
देखिए, पहला तो एक शब्द आज आपके चैनल के द्वारा सुना, अमृतकाल। ये बड़ा आपत्तिजनक शब्द है। देश की बेटियों की नग्न परेड देश में हो रही है। 90 दिन से मणिपुर जल रहा था और अभी भी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं दिखाई दे रहा। और ये अमृतकाल कैसा हो सकता है जब जो हमारी जो संस्कृति है जिसमें कहा गया है जस नारी पूजनते तस रमणे देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं। तो ये अमृतकाल तो हो नहीं सकता। पहले तो मुझे इस शब्द पर आपत्ति है। दूसरा विषय मैं कहना इस शब्द पर आपत्ति आपको राजस्थान में भी होनी चाहिए थी सर। इस शब्द पर आपत्ति जहां पर कांग्रेस है वहां पर भी होनी चाहिए, लेकिन देखिए चर्चा इस पर है कि विशेष सत्र को लेकर बात हम कर दिया जाएगा। आपने जो प्रश्न करा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 90 दिन से राजस्थान जल रहा है? बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। आपकी बात का समर्थन करना चाहता हूं। 90 दिन से झारखंड जल रहा है, चर्चा जरूर होनी चाहिए। आप मणिपुर की तुलना अगर राजस्थान से करेंगे, मणिपुर में सर 3 मई से हिंसा जारी है, पूरा देश ही जान रहा है। लगभग 50 डिबेट हो गए उस पर, 50 बार चर्चा होगी। विशेष सत्र को लेकर सवाल है, क्या कहेंगे इसको लेकर? और किस तरह से अगर सरकार वाकई में इस तरह के कानून और बिल लाती है तो आप कितना इसका समर्थन करेंगे? इस पर जवाब चाहिए। देखिए, अभी जैसे हमारे भाई दीपक हुड्डा जी कह रहे थे, वो तो संसद के सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा था कि पहले उपराष्ट्रपति के द्वारा ये जानकारी मिलती थी एक जो प्रोटोकॉल के तहत, लेकिन अब वो ट्वीट के द्वारा मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर चलो कैसे भी मिले, लेकिन अभी उसका एजेंडा भी क्लियर नहीं है कि सरकार के द्वारा वो कई आपने सांसदों के बयान सुनाए, कोई एजेंडा तय नहीं है। और निश्चित तौर पे त्योहारों का समय है और त्योहारों के समय में सभी लोग अपने अपने त्योहारों को मनाने में मशगूल होते हैं। तो क्या ऐसी सरकार की मजबूरी है कि इसी समय यह सत्र कराना पड़ रहा है? तो बहुत सारे यक्ष प्रश्न खड़े हुए हैं, उसको देखते हैं क्या विषय आता है। वैसे इसके पहले कई बार ऐसा हो चुका है, पहली बार नहीं हो रहा है। भास्कर जी आप भी जान रहे होंगे बेहतर। सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि बेहतर बताएंगे कि आखिर इसके पहले कब का विशेष सत्र बुलाया गया और वाकई में इसकी अहमियत क्या है और सरकार की मंशा क्या है। सुनील जी। देखो, निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि जब जब सरकार को ऐसा कुछ दिखता है कि कुछ छूट रहा है हमसे या देश को हम कुछ अलग हटके देना चाहते हैं और वो समय निर्धारित नहीं है उसके लिए, तो हमेशा सरकारें विशेष सत्र बुलाती रही हैं। और ऐसा नहीं कि देश में पहली बार विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। यदि हम विधानसभाओं की बात भी करेंगे तो विधानसभाओं में भी यही देखने को मिला है कि विशेष सत्र विधानसभाएं भी बुलाती रही हैं। यदि हम कांग्रेस के ज़माने की बात करेंगे या 2004 से लेकर के 2014 तक, तो लगभग आप देखिए 10 से 12 बार विशेष सत्र उन्होंने भी बुलाए। हर वर्ष उन्होंने विशेष सत्र बुलाए। तो क्या कहेंगे आप इससे कि विशेष सत्र कोई राजनीतिक कारण नहीं हो सकता है? यदि लगता है सरकार को कुछ हम देश को देना चाहते हैं या सरकार को ये लगता है कुछ ऐसे मुद्दे देश में हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए या सरकार को लगता है कुछ विशेष तरीके से हम जनता को कुछ परोसना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से सत्र बुलाने जानी चाहिए। यदि मानसून सत्र से पहले सरकार को लगा होगा कि मानसून सत्र लगभग दिसंबर में आएगा, और पहले भी आपने देखा होगा यदि हम 2018 की बात करेंगे तो मानसून सत्र जब बुलाया तो 11 दिसंबर से मानसून सत्र शुरू हुआ और 11 दिसंबर वाले दिन ही 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आए थे। अब विशेष सत्र बुलाया गया है 5 राज्यों के चुनावों से पहले। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि क्या 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, क्या सरकार को एक ऐसा संदेश देना चाहती है जिससे कि विधानसभा चुनावों, जिस राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं वहां जनता को एक संदेश देना चाहती है क्या सरकार, या कुछ बड़ा कारण कोई हो सकता है? मुझे लगता है अभी नहीं है। वही सर, टाइमिंग को लेकर ही तो सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष ना। खेमचंद जी जुड़ गए हैं, स्वागत है खेमचंद जी न्यूज इंडिया पर आपका। विशेष सत्र की एक चीज मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा जी, बार बार जो आप चैनल्स पे दिखा रहे थे कि टाइमिंग को लेकर के, और ये कहा जा रहा था दीपावली है। अभी विधानसभा में टाइमिंग को लेकर के बिहार में देखा ना आपने कि इन त्योहारों की इतनी ही चिंता विपक्ष को होती तो निश्चित तौर से मुझे लगता है छुट्टियां कम न की जाती। यदि यही होता कि देश की जनता या त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाने दिया जाए और बहुत समय तक, कई दिनों तक, तो आपको अपनी चिंता हो रही है। आप चाहते हैं, नेता चाहते हैं कि त्योहार मनाएं, हम ही मनाएं। आप देश के लिए कुछ संसद सत्र में नहीं करना चाहते, समय नहीं देना चाहते, और इस देश की जनता या इस बिहार राज्य की जनता त्योहारों को मनाने का काम करेगी तो आपने छुट्टियां कम कर दी। वहां पे विपक्ष बोलने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित तौर से एक चीज में दो बातें नहीं हो सकती।
यह त्योहार मनाने की बात है तो निश्चित तौर से सब जगह त्योहार मनाने दिए जाने चाहिए। और लगता है मुझे नेताओं को ही विशेष आवश्यकता है त्योहार मनाने के लिए। ये तो देश हित में है, देश के लिए। बीजेपी अपने लिए लेके तो नहीं आई। या देश से हित से जुड़े हुए मुद्दे उस सत्र में आएंगे तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि सारे नेताओं को उसी तरीके से तैयारी करनी चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है। खिमचंद शर्मा जी, अचानक सर ऐसा क्यों सर? मतलब कि सरप्राइज आप देना चाह रहे हैं क्या कुछ देश को, विपक्ष के लोगों को? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि हम लोग एकजुटता बनाने में लगे हैं, बीजेपी उससे घबराई हुई इसीलिए इस तरह के काम कर रही है क्या वाकई में मन में कुछ ऐसा? जय हिंद। आपके सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार ने विपक्ष डरा हुआ है। कभी वो कहता है कि जल्द चुनाव हो जाएंगे, वो सुगुफा फेंक रहा है, वो गोली फेंक रहा है, ताकि डर की वजह से जो छोटी छोटी पार्टियां उनके साथ हैं, जो अभी आपस में लड़ रहे हैं, वो इकट्ठे हो जाएं। और अब ये कहते हैं देखिए सरकार कुछ नया लाने वाली है, सरकार कुछ ऐसा लाने वाली है कि आपके लिए खतरा हो जाएगा, आप जीत नहीं पाएंगे, इसलिए इकट्ठे हो जाओ। अरे आपको तो स्वागत करना चाहिए, आपको तो अपॉर्चुनिटी मिली है, प्लेटफॉर्म मिला है, दोबारा आप जनता की बात रख सकते हो, दोबारा आप देश की बात रख सकते हो, दोबारा उन चीज़ों को रख सकते हो जो सरकार को अभी और करनी चाहिए। लेकिन आप उसका स्वागत करने की बजाय आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी हंगामा करेंगे। ये दिखाता है चर्चा नहीं हो पाई सर, तो आपको क्या उम्मीद है कि इन 5 दिनों में हो पाएगी क्या? देखिए, उम्मीद से ही देश चलता है, उम्मीद से ही सिस्टम चलता है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जब ये 5 दिन का जो स्पेशल सत्र है उसमें सार्थक चर्चा होगी। विपक्ष भी समझेगा क्योंकि देश देख रहा है। अगर आप बार बार निरर्थक बातें करोगे, लिस्ट पूरी तैयार है सर, करोगे चीन के मसले पर, अडानी के मसले पर, मणिपुर हिंसा के मसले को लेकर फिर से उन लोगों ने पूरी लिस्ट तैयार की है। देखिए, अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है और नो कॉन्फिडेंस मोशन में 2 दिन चर्चा हुई है। उस चर्चा को तो रिपीट नहीं करना ना। वहाँ मणिपुर भी आ गया, चाइना भी आ गया, वहाँ पे अडानी भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब हमें उन विषयों पे चर्चा करनी है जो विषय पहले नहीं छुए गए, जो अनटच्ड विषय हैं, देश के लिए जरूरी हैं, हमारे भविष्य के लिए जरूरी हैं। और चलिए देखिए, 2 मेहमान और जुड़े हैं, पहले इनकी तरफ भी चलते हैं। रत्नाकर सिंह जी भी हैं कांग्रेस से। रत्नाकर जी, आपत्ति सर आप लोगों को भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ऐसा कुछ अभी होने वाला नहीं है, आप लोग केवल देश में माहौल बना रहे हैं ताकि एकजुटता हो जाए विपक्ष में, ऐसा ही है क्या? देखिए सागर जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आज इंडिया गठबंधन के बारे में या जिस तरह से वक्तव्य देती है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को बदनाम करके कमजोर करने की कोशिश करती है। तमाम अफवाहें और परसेप्शन जो है, गलत जो है अवधारणा लोगों के बीच बनाती रहती है। और आपने देखा कि मीटिंग तीसरी भी चालू हो गई है, 17 दल से शुरुआत हुई थी और आज 28 दल हो गए हैं। तो ये किस तरह से हमारा कुनबा बढ़ रहा है और लोग हमारे साथ और पार्टियां हमारे साथ जुड़ रही हैं। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि जो विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है, ये क्यों बुलाया जा रहा है? क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई जिससे इस विशेष सत्र बुलाया जा रहा है? अब ये अपना कोई चुनावी एजेंडा है, उसको प्रोपेगेंडा है, जो उसको सदन में चर्चा करना चाहते हैं, आनंद फानन में कोई ऐसा बिल लेके आना चाहते हैं। तो ये इनका एक जो है एक एजेंडा रहता ही है। किस तरह से आनंद फानन में इन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता भी रद्द कर दी थी, फिर वापिस सदस्यता बहाल भी करना पड़ा। किस तरह से आनंद फानन में इन्होंने कृषि कानून बिल भी लाया और उसको वापिस भी लेना पड़ा। तो आनंद फानन में बहुत सारी चीजें करते हैं और घबराहट में करते हैं और इनको एहसास हो गया है। सर घबरा तो आप लोग भी रहे हैं सर, चुनाव में अगर बीजेपी घबरा रही है सर, घबरा तो विपक्ष भी रहा है ना कि क्या होने वाला है ऐसा। विपक्ष ही घबरा रहा है, अगर नहीं घबरा रहा होता तो स्वागत करते। कौन रोक रहा है आपको स्वागत करने से? मणिशंकर पांडे जी भी हैं, उनसे भी देखिए बातचीत कर लेते हैं। मणिशंकर जी, स्वागत है सर न्यूज इंडिया में। अब तो सर समर्थन में होंगे आप? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। देखिए सागर जी, सत्र बुलाए जाने पर खुशी होनी चाहिए। सत्र जितना दिन चलता है उससे समस्याओं का निराकरण होता है, निदान होता है। और मानसून सत्र में आपने देखा होगा कि मानसून सत्र में जो उम्मीदें थीं उस तरह से न तो सरकार तो अपना काम कर रही थी, लेकिन विपक्ष सत्र को चलने ठीक से नहीं दिया और बहुत से सवाल के उत्तर रह गए। लेकिन अगर सरकार ने मानसून ये फिर सत्र को आहूत किया है तो इसका स्वागत होना चाहिए और इस बात को देखना चाहिए कि इसमें विशेष क्या चीज़ आती है जिसमें सरकार उसको करना चाहती है। तो इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। इससे कोई ईफ बट की बात नहीं मान करके 5 दिन का सत्र है और कौन सा एजेंडा सेट होता है उस एजेंडा पर चर्चा होगी और देश उसको देखेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष
दोनों के बीच में एक अच्छा संवाद होना चाहिए जो अमृत महोत्सव के समय में देश को एक अच्छा संदेश जाए और जनता का इससे भला हो सके, इसलिए सत्र का स्वागत होना चाहिए। अभी एजेंडा पर कोई चर्चा कर हम इसलिए नहीं रहे हैं कि एजेंडा जब इसका बैठक होगी विरोधी दलों की, लोगों की, तभी एजेंडा सेट होगा और उस एजेंडा पर फिर चर्चा होगी, तब विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि सरकार अगर अपने अधिकार का पालन कर रही है, अगर अनुच्छेद 85 इस बात का जिक्र करता है कि हाँ विशेष सत्र बुलाने का अधिकार है, तो विपक्ष को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। क्यों सुनील जी? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है संसद और राज्यसभा इसीलिए बनी हुई है कि देश में जुड़े हुए मुद्दे, देश के हर एक जनमानस के लिए वहाँ चर्चा होती है और एक संवाद होता है। उस संवाद के माध्यम से जो रास्ता निकालने का प्रयास सत्ता पक्ष और विपक्ष करता है, वो एक लंबी लकीर खींचने का काम देश के लिए करता है। तो उसमें विरोध किस बात का? यदि सत्ता पक्ष हठधर्मता से कुछ ऐसे कानून लाना चाहता है, विपक्ष का धर्म है कि उसका विरोध करे, लेकिन संख्या बल के आधार पर जो लोकतंत्र ने संख्या बल दिया है उसमें बिल पास कराना सरकार का काम है और सरकार का धर्म भी है। यदि लगता है मुझे कि यहाँ विरोध करके यदि आपको लगता है कि हम उस बिल को नहीं रोक पाएंगे, तो जनता के बीच जाने का काम है विपक्ष का, लेकिन संसद सत्र को न चलने देना। मैं ये नहीं कह रहा कि विपक्ष ये काम कर रहा है, किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था। 2014 से पहले आप देखेंगे तो तमाम सत्रों को नहीं चलने दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन ये कम से कम चलन बंद होना चाहिए कि जिन भवन में, चाहे वो राज्यसभा भवन हो चाहे संसद का भवन हो, जिसमें कुछ काम जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दों के लिए होता है, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ ईमानदारी दोनों पक्षों को दिखानी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष। चलिए, अब तक देखिए चर्चा हो गई कि विशेष सत्र को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं, आप लोग के जहन में क्या है, लेकिन सूत्र जो हमारे बता रहे हैं बिल क्या क्या आ सकते हैं, चाहे वो एक देश एक चुनाव को लेकर हो, एक देश एक कानून को लेकर हो, या फिर महिला आरक्षण को लेकर ही क्यों ना हो। भास्कर जी, आप ही से ले लेते हैं सर, अगर एक देश एक कानून, अगर ये बिल अगर सरकार लाती है तो क्या समर्थन करेंगे कि नहीं अब इसका? पहले तो मैं थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने अभी बोल रहे थे, हमारे साथी वो बोल रहे थे कि देश जो है संभावना से चलती, बहुत अच्छी बात। मैंने एक विषय अलग बोला था, आप कह रहे थे कि संभावना, मैंने कहा संभावना से ही भविष्य के कार्य होते हैं और देश भी चलता है, ऐसा नहीं कि भाई। मैं उसी विषय पे तो मैं आ रहा था, उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है, देश का उम्मीद पे कह देता हूँ मैं थोड़ा सा, प्लीज सर, ये गलत विषय है दोनों का। अच्छा, मसाला लगा रहे हैं? नहीं, गलत विषय। विषय संभावना का कह लेते हैं या शब्द जो आप कहते हैं वो कह रहे थे। अच्छा होता देश संभावना से चलता, अच्छा होता जो आपने शब्द इस्तेमाल किया उससे देश चलता, लेकिन देश चल रहा है 9 साल से जुमलों से। देश जब चल रहा है और जुमलों से जब देश चलने लगता है तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं उनके अभी के जुमले सर, का छोटा सा रिएक्शन मांगा था। देखिए ब्रेक का भी टाइम आ गया सर, ये चुनावी भाषण आज थोड़ा दूर रहेंगे। विषय इंपॉर्टेंट सर, सहमत है कि नहीं अगर सरकार ला देती है एक देश एक चुनाव? एक विषय बहुत जरूरी है सर, इस बहस का हिस्सा। एक देश एक चुनाव पर सहमत है कि नहीं, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा। हाँ ना, मैं आपका जवाब बस ले रहा हूँ। अभी पार्टी तय कर लेगी, अभी तो विषय आया ही नहीं। जैसा कि सांसद लग रहा है आपको अखिलेश यादव का बयान याद है 6 जून 2018 का, इसीलिए ब्रेक पर हम जा रहे हैं। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव हो या फिर एक देश एक कानून या फिर महिला आरक्षण बिल, तमाम वैसे मुद्दे जिसको लेकर हो सकता है 18 तारीख से सदन में आप बहस देखें। एक छोटा सा ब्रेक, बहस लगातार जारी है। तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। वैसे आपने देखा था कि अभी तक बहस इस बात को लेकर छिड़ी थी कि आखिर संसद का विशेष सत्र बुलाया क्यों जा रहा है, लेकिन अब बहस इस बात को लेकर छिड़ गई जैसे ही हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी आई कि सदन में एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव और महिला आरक्षण बिल को लेकर बहस हो सकती है। लेकिन एक देश एक कानून को लेकर अगर हम बात करें तो देश में आजादी के बाद से ऐसा 4 बार हो चुका है, 1952, 1957, 1962 और 1967 में। लेकिन उसके बाद यह प्रक्रिया टूट गई जब विधानसभा को भंग करना पड़ा और फिर अलग अलग चुनाव कराने पड़े। लेकिन आखिर अब ऐसी क्या आन पड़ी कि विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान एक बार फिर से बने हुए हैं। भास्कर जी की बात करें, चाहे हम बात करें खेमचंद शर्मा जी भी हैं, रत्नाकर सिंह भी हैं, मणिशंकर जी भी हैं और सुनील कौशिक भी हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर जी देखिए, ब्रेक के पहले मैं आपसे सवाल लिया था और अब देखिए इंडिया गठबंधन बन गया, इसलिए मैं आपसे इसलिए और पूछ रहा हूं कि आप इस कानून का समर्थन करेंगे या नहीं, क्योंकि 6 जून सन 2018 में अखिलेश यादव ने कहा था कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। बताइए आप।
देखिए अब मुझे थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि मेरी पिछली बात भी अधूरी रह देखिए अब इधर उधर की बात नहीं सर, नहीं, सवाल इधर-उधर करेंगे की नहीं, कट टू कट। वो विषय बहुत गंभीर है जो मैं बिल्कुल। कहना चाहता हूँ, वो रोक दी गई, लेकिन मैं आपके प्रश्न के बाद मुझे 1 मिनट का समय जोड़ दीजिएगा। बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनहित के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी सबसे आगे दिखाई देगी, क्योंकि अभी सांसदों को भी ये आपका विश्वसनीय सूत्र बता रहा है, लेकिन सांसदों को भी सूचना नहीं है कि किस बात में चर्चा होनी है। तो पहले विषय आने दीजिए, लेकिन इतना जिम्मेदारी से कहना सर चाहता हूँ, संभावनाएं ऐसी हैं सर, उसी पर तो बहस है सर। उसी विषय पर मैं कहना चाहता हूं, पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से मैं कहना चाहता हूं, जनहित में माननीय अखिलेश यादव जी की सोच सबसे आगे रहती है, एक विषय। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, अभी अभी रक्षाबंधन आज हुआ है, कहीं कल हुआ है, रक्षाबंधन में 9 साल बाद हमारी बहनों राखी बनाई है इस देश ने, क्योंकि 9 साल से जो माननीय मोदी चलिए जी ने जवाब मैं सुन लिया सर, आपने सेफ साइड खेल दिया। नौ ठीक है, रत्नाकर जी के पास आ रहे हैं। सेफ साइड खेल दिया आपने सर, आपने बोल दिया। रत्नाकर जी बोलिए सर। सागर जी देखिए, आपने बोला कि इस पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं एक चीज इस पे स्पष्टता से कहना चाहूंगा, और बहुत क्लियर कट टू कट जवाब। हाँ। जिस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूसीसी के बारे में भी एक अपने रैली में चर्चा किया था, और पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया गया कि मानसून सत्र के दौरान यूसीसी आएगा, उसको पास कराया जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन अंततोगत्वा जो है वो इनका एक प्रोपेगेंडा ही साबित हुआ। उसी तरह से ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक माहौल फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जो मुद्दे हैं देश की जनता से जुड़े हुए, वो मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये उसी प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा बनकर कहीं न रह जाए। राहुल गांधी जी ने आज ही क्लियरली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि किस तरह से सेबी के जो है, जिन्होंने क्लीन चिट दिया था अडानी को, और उन्होंने हवाला दिया फाइनेंशियल जो अखबार है विदेशों के। रत्नाकर जी 52 में, 57 में, 62 में और 1967 में तो सर आपत्ति नहीं थी ना। अब अगर ऐसा हो गया तो सर क्या दिक्कत हो जाएगी आप लोग को? मैंने आपको बोला, मैं अपनी पूरी बातें कर लूं। आप सागर जी 50 क्वेश्चन लेके आइए, हर क्वेश्चन का जवाब बोलिए आप। मैं जैसे ही शुरू किया कि अडानी के ऊपर आज जो है राहुल गांधी जी ने किस तरह से उजागर किया है कि राजनीतिक जो है संरक्षण उनको मिल रहा था, किस तरह से पैसा जो है इन्वेस्ट किया गया, जो उस परिवार से जो मोदी जी से संबंधित है, फिर उस पैसे को इंडिया में लाया गया और शेयर्स को कैसे मैनिपुलेट किया गया। तो इन सारे मुद्दों को जो प्रमुखता से जो लाना चाहिए, उन सारे मुद्दों को से ध्यान भटकाने के लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रोपेगेंडा सेट करती है। और एक चीज बता दूं मैं आपको सागर जी, देखिए आज इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डर चुकी है, क्योंकि एक सर्वे आया है, सी वोटर का सर्वे 2 दिन पहले ही, और बिहार में जहां 40 सीटों में 26 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है, सिर्फ 14 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन जीत रही है। कहीं ना कहीं जो 40 में 39 सीट जीतने का उनका जो पिछली बार का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रहा है, वो जो सिर्फ 14 सीटों में सिमट के रह जाएंगे। तो ये घबराहट है इनकी, और घबराहट में इस तरह की बहुत सारी चीजें करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट से कहना चाहूंगा कि देखिए अभी कौशिक जी कह रहे थे कि त्योहारों का हवाला दे रहे थे कि त्योहारों को सांसदों को जो है त्योहार से क्या लेना देना, आएंगे सदन में आना चाहिए उनको। मैं इसे एक चीज बता दूं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र मुंबई में बैठा हूं। देखिए गणपति का त्योहार जो है ना, बहुत बड़ा त्योहार होता है यहाँ पे महाराष्ट्र में, और 11 दिन जो है, तारीख 19 से शुरू होगा और 11 दिन का गणपति का त्योहार मनाया जाता है। और ये बाल गंगाधर तिलक जी से ही शुरुआत हुई है, और हर वो जो जनता का प्रतिनिधि होता है वो अपने कार्यकर्ताओं के घर में जाता है और गणपति का पूजा अर्चना करता है। और इस समय जब गणपति का जब पूजा की शुरुआत जब की जाएगी, उस समय मानसून सत्र शुरू में जाना पड़ेगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को। तो आज सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। धर्म जो है, धर्म, चलिए ठीक है रत्नाकर जी, इसका जिक्र मैंने एकदम डिबेट के शुरू में ही कर दिया था कि गणेश उत्सव के समय ऐसा किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे भी आरोप लगा चुके हैं। मणिशंकर पांडे जी के पास अब चलते हैं। देखिए रत्नाकर जी, और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, 2 विदेशी अखबारों को आज के दिन राहुल गांधी ने दिखाया और यह भी आरोप लगाया कि $1 अरब रुपया बाहर जा रहा है। आखिर ये किसका पैसा है? बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हो सकता है कल के दिन जवाब दें, पलटवार करें सर। अखबार ने लिखा है, तथ्यों के साथ अखबार ने लिखा है। ठीक है सर, मैं वही कह रहा हूं सर, विदेशी अखबार का नाम अब लेना है उचित नहीं है ना। वो भी हम चाहते हैं कि जेपीसीसी की जांच हो। ठीक है, जेपीसीसी की जांच क्यों? ठीक है मणिशंकर जी आइए सर। उसको कराइए। एक देश एक कानून यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? हालांकि अब आप लोग सहमति इस पर प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इसको लेकर देश के हिसाब से क्या आप सोचते हैं? देखिए मिश्रा जी,
इस सेशन को आहूत किया है अगर सरकार ने, तो इस पे किसी को घबराना नहीं चाहिए कि इसका क्या इफ होगा क्या बट होगा। ये जरूर मानना चाहिए कोई इम्पॉर्टेंट विषय है जो पार्लियामेंट में ले आने के लिए सरकार ने उसको आहूत किया है, और उस पर चर्चा होगी। उस चर्चा के समय सारी चीज़ें आएंगी, उसको देश देखेगा, और देश हित में जो एजेंडा आएगा अगर उसमें फैसला होगा तो उसको जनता खुश होगी। अगर लगेगा कि देश हित में कोई एजेंडा नहीं आया है तो निश्चित तौर पर उसका आप जानते हैं कि वो सरकार के खिलाफ भी हो जाता है, सरकार के पक्ष में भी जाता है। लेकिन सरकार ने अगर सत्र को आहूत किया है, पार्लियामेंट को आहूत किया है, तो निश्चित तौर पर मुझे जहाँ तक विश्वास है कि कोई बहुत अच्छा बिल आएगा जो देश के हित में होगा। जहाँ तक वन नेशन ठीक है, चर्चा पर लौट कर आएंगे। देखिए, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये मुंबई की तस्वीरें आप लाइव इस समय देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इंडिया गठबंधन की बैठक, चर्चा पर लौट कर आएंगे। ये आज के दिन की ये बहुत बड़ी तस्वीर है। आज और कल जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में कई बातों पर चर्चा होगी। राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव को आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, तमाम यहां पर नेता विपक्ष के पहुंचे हुए। शरद पवार भी आप देखिए बगल में, सोनिया गांधी के बगल में लालू प्रसाद यादव, लगभग 28 दिग्गज नेता इस बैठक का हिस्सा है। आज के दिन लोगो लॉन्च किया जाएगा और आगे चर्चाएं कि क्या किया जाए चुनाव की रणनीतियों को लेकर, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तय होता है, इस पर भी बातचीत आज के दिन की जाएगी। जी ठीक है, चलिए चलेंगे एक बार फिर से चर्चा की तरफ। मणिशंकर जी, जल्दी से अपनी बातों को खत्म करिएगा जी। ये जो नाम आपने दिखाया है इसको पूरा भारत देख रहा है जी, और इनके रिकॉर्ड को भी, जो इनका कार्यकाल बीता है, चाहे वो बिहार से शुरू करिए, उत्तर प्रदेश से शुरू करिए, महाराष्ट्र से शुरू करिए, इन सारे लोगों के कार्यकाल को पूरी जनता भारत की देख रही है। और हम समझते हैं कि जो बॉम्बे में ये बैठक हो रही है, इसका निचोड़ कल शाम तक सारी चीज़ें क्लियर होकर के आएंगी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक अनार 100 बीमार की वहाँ लड़ाई है, और जैसे बहुत से योगी एक मठ में हो जाएं तो वो मठ उजाड़ हो जाता है। मुझे लगता है कि ये बात अभी कल ही हम कर इसी को सकते हैं। विपक्ष आपकी घबराहट बता देगा सर, और अनार कितने हैं, बीमार कितने होंगे सर, ये तो वक्त बताएगा ना। ये तो वक्त बताएगा, शंकर जी। ये मैं जरूर वक्त बताएगा। लेकिन ये अभी आज बैठक उनकी शुरू हो रही है, कल तक ये सारी चीजें सामने खुल करके आएंगी। चलिए ठीक है, खेमचंद शर्मा जी की बात चल रही है। मणिशंकर जी, जल्दी जल्दी एक एक सवाल, देखिए कई सारे टॉपिक्स हैं, सब पर रिएक्शन लेंगे आप लोगों का। मैं खुद चाहता हूं आप लोग ज्यादा से ज्यादा बोलें, अपनी बातों को रखें। खेमचंद शर्मा जी, अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई सर, उसमें कहा गया कि देश में 2 फेज में चुनाव अगर हो जाए तो बेहतर है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कई बार इसका जिक्र किया है, तो क्या अब ये माना जाएगा कि अब पूरी तरह से खाका तैयार है, बस धरातल पर उतारने की तैयारी है बीजेपी की? देखिए, इस पॉइंट पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ये तो सरकार बताएगी कब लाना है कब नहीं लाना। हाँ, इस पर चर्चा हो रही है, वाइड चर्चा होनी चाहिए, चर्चा इनिशिएट हम लोगों ने की, और ये जरूरी भी है। अगर 2 बार चुनाव होते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी बचती है। और हमारे देश में क्योंकि जब चुनाव होते हैं 1 महीने पहले से आचार संहिता लग जाती है, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, और बार चुनाव होने से जनता में या डेवलपमेंट के कार्यों में डिस्टर्बेंस होती है। तो इसकी उपयोगिता को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन कानून बनेगा नहीं बनेगा ये तो एक भविष्य की बात है। दूसरा, ये लोग कंफ्यूज करते हैं, इनका इंडी अलियांस है, इंडिया नहीं है, इंडी, और लास्ट में जो ए है, ए फॉर अलियांस है, तो इंडिया तो बनता ही नहीं है, इंडी गठबंधन है। और जो इंडी गठबंधन है वो भी ये इंडिया का नाम उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा नाम उपयोग भी नहीं कर पाए। मैंने कई सवाल में इंडिया को नहीं जोड़ा सर, आइए सर, कट टू कट सर डिबेट देखिए बहुत सार्थक हो, मैं यही चाहता हूं, इसीलिए आप जैसे प्रवक्ताओं और गेस्टों को मैं बुलाता हूं अपने शो में। आते हैं सर, सुनील कौशिक जी बने, आएंगे सर। सवाल पर मैंने आपका जवाब सुन लिया। सुनील कौशिक जी, देखिए अगर हम बात करें देश एक चुनाव को लेकर, तो कई सारे खर्चे बतेंगे। खेमचंद शर्मा जी ने सही बात कही है, क्योंकि देखिए कई सारे लोग हैं चुनावी ड्यूटियों में लगे रहते हैं, पूरा देश परेशान रहता है, देश हमारा बहुत बारी कर्ज में डूब रहा है सर, पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से। जब बार बार चुनाव होते हैं, और एक बड़ा जो है ना सर काला धन, वो भी चुनाव के समय ही बाहर में निकलता है। मुझे लगता है कि इन सब पे ब्रेक लग सकता है। आपकी क्या राय है, अब जानना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल मिश्रा जी, मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दल भी इस पर सहमति जताएंगे, और देश की जनता भी यही चाहती है। यदि हम 2014 की बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लगभग 35,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। या 2019 की बात करें तो 60,000 करोड़ के आसपास का पैसा खर्च हुआ लोकसभा चुनाव में।
अब 2024 में 1 लाख करोड़ से ऊपर जाने की संभावना है। केवल लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, विधानसभा चुनाव आप छोड़ दीजिए। या तो लोकसभा और विधानसभा चुनावों के पूरे 5 साल का जिक्र हम कर लें तो लगभग 10 लाख करोड़ से ऊपर रुपया इन चुनावों पर खर्च होता है। तो निश्चित तौर से पैसा बचेगा और शक्ति बचेगी। कर्मचारी जो बार बार चुनाव में लगते हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी होते हैं, दूसरे विभागों का काम प्रभावित होता है। जनता के लिए भी आप देखिए आप कि जनता भी कहीं ना कहीं, छुट्टी उस दिन होती है, 3 दिन का माहौल क्रिएट होता है, लोग अपने घर जाके वोट डालने का प्रयास करते हैं, तो वो एक टाइमिंग भी बचेगी और पैसा भी बचेगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये विधानसभा और लोकसभा के चुनाव या साथ साथ होंगे जैसे तमाम देशों में होते हैं, तो गुमराह करने की बात नहीं होगी, बार बार रेवड़ी बांटने की बात नहीं होगी, बार बार झूठे वायदे करने की बातें नहीं होगी। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, बहुत मंचों पर मैंने ये उठाया है मुद्दा, और निश्चित तौर से ये मुद्दा आगे जाके भविष्य में बनेगा कि कोई भी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में जो वायदे करता है और सरकार आने के बाद वो घोषणा पत्र के वायदे पूरे नहीं कर पाता है, तो कम से कम ऐसा कानून सरकार को बनाना चाहिए कि 10 साल का बैन उस राजनीतिक दल पर लगना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छे ऐसा विचार आपने ऐसा प्रस्तुत किए। कानून लेकर के सरकार आए तो निश्चित तौर से झूठे वायदों का जो दौर चल रहा है, रेवड़ियां बांटने का जो दौर चल रहा है, उससे जनता सजग होगी और राजनीतिक दल भी अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कोई झूठे वायदे नहीं करेंगे। चलिए, रत्नाकर जी सहमत है। देखिए, बड़ी बात कही है कौशिक जी ने कि अगर इस तरह के कानून हो तो देखिए देश अगर बेहतर चले तो इसी तरह से विचार अगर सभी के मिले जुले तो बेहतर है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी कहा जा रहा है कि सरकार ये अब पेश कर सकती है, इसे भी लागू किया जा सकता है। कई सारे बिल हैं ऐसे। देखिए सागर जी, कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्षी पार्टी है, वो सभी यही चाहते हैं कि देश का विकास हो और देश आगे बढ़े। लेकिन सरकार जो आनंद फानंद में जब चीजों को लेकर आती है, बिना ड्राफ्ट बनाए हुए, बिना चर्चा किए हुए उस बिल को पास कराने का जब काम करती है, तो जो काले कृषि कानून की तरह ही उसका हत्र हो जाता है कि उसको वापस लेना पड़ता है। तो कहीं भी अगर यूसीसी का अभी तक कुछ ड्राफ्ट इन लोगों ने बनाया नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन का जो है वो जितने भी विपक्षी दल के सांसद हैं उनसे चर्चा किया नहीं, तो आखिर में ये तुरंत ला करके तुरंत पास करा कर ये साबित क्या करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सार्थक चर्चा होनी चाहिए, और सार्थक चर्चा के बाद अगर उसमें से अगर निकलता है कि हाँ ये देश हित के लिए है, तो निश्चित रूप से उस पर कोई भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, सारे दल समर्थन करेंगे, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और ये हमारा देश विश्व गुरु बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मकसदों को, अपने सत्ता के चुनावी रोटियों को सेकने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा मैंने कहा कि बहुत बार लेकर आई है। वो यूसीसी का जो है वो मानसून सत्र में ही। लेकिन रत्नाकर जी, हर एक चीजों को चुनावी मकसद से ही जोड़कर देखना सही है क्या? ये कौन, ये पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं 24/7 365 डेज, कौन चुनावी मोड में रहता है? आखिर में आप जब हमेशा चुनावी मोड में रहेंगे तो जनता के हित की बात कब करेंगे, कब उनका फैसला लेंगे, कब सर वो पार्टी अगर मेहनत कर रही है तो सर रहने दीजिए ना सर, आप भी 24 घंटे 365 दिन मेहनत करिए। का ही नतीजा है, मैं सागर जी बोल रहा हूँ, मेहनत का ही नतीजा है कि महंगाई 45 साल में सबसे ज्यादा हो गई, बेरोजगारी ऑल टाइम हाई हो गया, किसानों की आमदनियां आधी हो गई, महिलाएं जो है पीड़ित है। खेमचंद जी काउंटर करना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं आपने। ये सब मेहनत का ही नतीजा है इनके। रत्नाकर भाई ने कहा हम 365 डेज 24 आवर्स हम लोग चुनावी मोड में रहते हैं, तो इसका मतलब तो सामान्य हो जाना चाहिए आपके लिए। जब हम हमेशा चुनावी मोड में हैं तो इसका मतलब हम स्पेशल चुनाव की दृष्टि से कुछ करने नहीं जा रहे हैं। हम जो देश के लिए ज़रूरी है, देश के हित में ज़रूरी है, जो पेंडिंग चीज़ें हैं, जो पेंडिंग बिल हैं, उनको पास करवाने के लिए ये सत्र बुला रहे हैं। और ये अमृतकाल का सत्र है जिसमें कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव चर्चा होनी चाहिए, देश को आगे ले जाने की चर्चा होनी चाहिए, उस दृष्टि से काम हो रहा है। तो ये एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, आप करते हो कि महंगाई की बातें करते हो, महिलाओं की बातें करते हो। महिलाओं में सबसे ज़्यादा असुरक्षित जो स्टेट है वो राजस्थान है, और वहाँ पे कौन रूल कर रहा है? वहाँ पे कांग्रेस रूल करती है। भूले नहीं है डीजल और पेट्रोल आप हरियाणा से कंपेयर करिए, उत्तर प्रदेश से कंपेयर करिए, और आपको पता चल जाएगा कितना राजस्थान में महंगा है। और राजस्थान में लगातार वहाँ, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह तक नहीं खोलते। सेलेक्टिव राजनीति हो रही है, गिद्ध की तरह राजनीति होती है, ये लोग देख रहे हैं। आज डिजिटल मीडिया का जमाना है कि आप एक जगह बोलते हो, दूसरी जगह नहीं बोलते। मैं आपको बता दूं कि वहाँ 200 यूनिट फ्री बिजली है, यूपी में आप क्या दे रहे हैं सर? नहीं, अगर भैया बिजली नहीं आती तो सर बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बिजली नहीं आती। तराजू देखिए, और राजस्थान में इतना बुरा हाल है
कि वहाँ पे सेलेक्टिवली अपीज करने के लिए एक वर्ग के लिए बिजली आएगी, उनका त्योहार आ गया तो, और हिंदुओं के त्योहार आ भास्कर गए जी तो की बिजली एंट्री काट करा रहा हूं दो। सर। ये सारी रत्नाकर चीजें जी, वहाँ पे खेमचंद हो जी रही आपके हैं। बाद भास्कर जी हाहाकार कुछ मचा कहना हुआ चाह रहे है। हैं भारतीय जनता पार्टी विशेष सत्र राजस्थान को में आने लेकर वाली और जो है, ये कानून निश्चय है। पेश कर सकती है सरकार, जो सूत्र बता रहे हैं भास्कर जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथियों की स्थिति को देखिए, पूरा टाइम ये लोग इंडिया की व्याख्या में निकाले। हमारे जो काबिल मित्र यहाँ पर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने नई परिभाषा कर दी इंडिया की। इंडिया, वो अरे इंडिया बहुत ही नहीं, बहुत एलियंस गर्व है, इंडिया एलियंस है। जस्ट टू कंप्लीट, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता, दिस इज नॉट अ वे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इंडिया शब्द से इतनी दिक्कत क्यों है? हमें तो प्यार है, हमारे दिल में भारत है। की दिक्कत क्यों है? आप अनाप-शनाप पूरी तरीके से भारतीय उसका उपयोग जनता करना चाह रहे अरे हैं। सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं करा सर। अब मेरे को अपना समाजवादी पार्टी का आप प्रवक्ता है क्या? मैं खेमचंद समाजवादी पार्टी जी, का प्रवक्ता खेमचंद नहीं जी, आप बनना चाहता। समाजवादी मित्र, पार्टी के प्रवक्ता आप हैं। मेरे पे इस आरोप तरह लगा रहे हो, डिबेट जवाब करेंगे देना क्या सर? जरूरी है। इस तरह की डिबेट करेंगे सर आप? इस तरह की डिबेट करेंगे सर समाजवादी पार्टी के जिसका प्रवक्ता जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समय में नहीं बोलता है? कौन सा तरीका है कि आपको आप बोल लेंगे क्या? आप बोल लेंगे क्या समाजवादियों के आइए आगे? सर, आप लोग आप बोल बीजेपी लेंगे पर क्या करिए सर। समाजवादियों के आगे? आइए। समाजवादियों से दबंग ज्यादा होते हैं। बोलना अरे क्या? भाई, आइए, भास्कर जी, आइए। पार्टी तो दबंग क्या होती तरीका है, है? कौन रोक सकता है उनको? ये भास्कर टीवी जी पे आइए, इस तरीके से खेमचंद जी। चिल्ला के काम नहीं चलता है। खेमचंद जी जाने दीजिए सर, बीपी मत बढ़ाइए इस तरह आप लोग एक दूसरे का। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आइए। हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक साहब कह रहे थे, एग्रेशन यहाँ पर क्या दिखाता है ये? राजनीतिक विश्लेषक साहब कह रहे थे, कौशिक साहब, कि इनका विश्लेषण होना चाहिए। जो अपने मैनिफेस्टो में झूठे वादे करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ बिल्कुल होना राजनीतिक ये क्या तरीका है यार? ये सर, ये क्या तरीका है सर? मैं तो हमें मैं तो आता रहा हूं, राजनीतिक होना विश्लेषक साहब चाहिए। की बात बोल रहा हूँ। अरे होना ये चाहिए। क्या तरीका है सर डिबेट का? समाजवादी भास्कर क्या जी, तरीका है भास्कर जी सर? बोले। भास्कर जी जो अपनी बात बात नहीं रखिए। वो क्यों कंप्लीट नहीं किया? खेमचंद जी सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए सर, सबकी बारी आ रही है, बोलिए। मैं कहना चाहता हूं, राजनीति विश्लेषक साहब यहाँ पर कहने का काम कह रहे थे कि जिनका मैनिफेस्टो चेक होना चाहिए, मैनिफेस्टो में जिन्होंने झूठ बोलने का काम करा, जिन्होंने जुमले देने का काम करा, उनकी मान्यता खत्म होनी चाहिए। निश्चित तौर पर मैं इनकी बात का समर्थन करूंगा। पूरा देश जानता है कि किन लोगों ने 9 साल से देश को जुमलों में बांट रखा है, और किनका जो मैनिफेस्टो है उत्तर वो प्रदेश जुमलों को का 22 साल में बर्बाद करने वाली समाजवादी पार्टी इंडिया और बीएसपी है, सब जानते हैं कितने बड़े जुमले दिए। उत्तर प्रदेश को इन्होंने गड्ढे में डाल दिया। उत्तर देखिए, प्रदेश चर्चा से भटक रहे हैं, चर्चा से भटक रहे हैं भास्कर जी। उत्तर प्रदेश को बीमार भास्कर जी, बना दिया। मैं भास्कर जी, चैलेंज करता हूँ, आपने जो बड़ी बड़ी भास्कर बातें जी, किए थे वो खेमचंद पूरे जी आइए। तरीके हम कर रहे हैं वहाँ पे। भास्कर जी, समय में कितने बधे हैं हम लोग, आप जानते हैं सर बखूबी। सवाल है सर, उस पर आते हैं, जवाब लेते हैं सर। चुनावी भाषण में नहीं चाहिए डिबेट में, बोलिए। देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, अभी जो सूचनाएं मिली हैं सांसदों को, हमने आपके चैनल के माध्यम से सांसदों को जो सूचना मिली है वो ट्विटर के माध्यम से मिली है। कोई दिक्कत नहीं, संचार का वो भी माध्यम है। ना तो के माध्यम से पूरे देश को सूचना मिली है, सांसदों को क्यों मिली है? कैसी आधी अधूरी बातें करते हो? सांसदों को ऑफिशियल सूचना मिलेगी, सांसदों को ट्विटर के माध्यम से सूचना अभी मिली है। क्या सांसद होता है? इन्होंने शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कह दिया, जो तो फिर हुड्डा जी की बात को सुनने का काम नहीं करा। उन्होंने कहा कि हमको जो सूचना मिली है वो ट्विटर के माध्यम से मिली है। हुड्डा जी जो सांसद हैं, सर, उनको जो केंद्रीय सूचना मिली संसदीय है, कार्य वो मंत्री ट्विटर प्रहलाद के जोशी माध्यम ने से जब मिली इस है। बात को कह दिया तो सर एक्सेप्ट करते हैं सर। आगे देखिए, तैयारी इस पे करते हैं क्या होता है विशेष सत्र में। क्यों मणिशंकर जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब आ जाते हैं। देश भर में लगातार इसको चर्चाएं हो सकता है कि इस कानून पर भी बहस छिड़े 18 से 22 सितंबर के बीच। आपकी पार्टी का स्टैंड तो मैं बखूबी जान रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपके जहन में क्या रहा है और आप क्या इसके फायदे बताना चाहते हैं देश को। देखिए मिश्रा जी, ये चाहे महिला बिल हो, चाहे कॉमन पुल बिल हो, चाहे ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो, मैं एक उदाहरण खाली देना चाहता हूँ। और यहाँ जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं उम्र में हमसे कम हैं। मैं 89 की बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि 89 में हिंदुस्तान की सरकार जो है पार्लियामेंट में हारी थी, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की लोकसभा का एक साथ चुनाव हुआ था। 11 महीना जो है एक सरकार चली माननीय विश्वनाथ प्रसाद जी के ज़माने में, और 4 महीना एक सरकार चली आदरणीय चंद्रशेखर जी जो आज नहीं हैं उनके कार्यकाल में। और पहली बार हिंदुस्तान के सरकार को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करे और एक साथ चुनाव हो, तो इससे देश के अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये उदाहरण इसलिए दिया कि पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ है, पहली बार देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी गड़बड़ हो गई थी। आपने जो पहले चर्चा कराई कि शायद 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो सकती है,
अगर इस पर डिबेट होता है पार्लियामेंट में तो सारे राजनीतिक दलों को इस पर इधर उधर न करके इस पर चर्चा करनी चाहिए। और आप अपने अर्थव्यवस्था को जहां ले जाना चाहते हैं दुनिया के सामने, और हम जहां तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, अगर ऐसा संभव हो सका तो मैं ये कह सकता हूं कि सरकार सार्थक बहस हो सर, यही उम्मीद तो हम कर रहे हैं सर सदन में। इसलिए सार्थक बहस होनी चाहिए, यही मैं कहना सुनील चाहता कौशिक जी, हूं। देखिए एक मिनट और मैं मैंने आपसे जल्दी इसीलिए से जानना चाहूंगा, इसीलिए उदाहरण यूनिफॉर्म दिया सिविल हूं। कोड, उसके बाद महिला आरक्षण बिल, इन दोनों को लेकर थोड़ा अपने विचार आप क्लियर करिए, देश की जनता को समझा दीजिए और जो लोग बैठे उन्हें दें। देखो, महिला आरक्षण की बात पहली बार नहीं हो रही है मिश्रा जी। मुझे लगता है कि जब 2004 में कांग्रेस की सरकार आई तभी से महिला आरक्षण की बात हो रही है, और कांग्रेस ने कई बार इस बात का जिक्र भी किया, सोनिया गांधी ने भी कई बार जिक्र किया, उनका पूरा कार्यकाल निकल गया, और उस समय बीजेपी भी चाहती थी कि महिला आरक्षण पर बात हो, संसद में कानून बने, लेकिन 10 साल इनके भी हुए जा रहे हैं। निश्चित तौर से महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए। महिलाओं की एक अहम भूमिका भारतीय राजनीति में बहुत आवश्यक है। जब तक वो नहीं होगी, मुझे नहीं लगता तो महिलाओं की आप बात कर पाएंगे। 33% हो जाएगी तो फिर उसका अलग बोलबाला बिल्कुल। होगा। क्यों दूसरा, यूसीसी का जो आपने सवाल दिया, जहां तक मेरे सूत्र बताते हैं कि बिल्कुल ड्राफ्ट तैयार है, नोटिफिकेशन सरकार ने मांग लिया, 5 लाख से ऊपर ज्यादा लोगों के कमेंट चले गए उसमें। जहां जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन जनमानस ने अपनी आपत्ति दर्ज करानी थी, उस आपत्ति दर्ज हो गई है वहां पे। और यूसीसी पर यदि कानून बनता है तो निश्चित तौर से एक देश एक कानून की बात हो रही है, सारे राजनीतिक दल सहमत होंगे। और मुझे नहीं लगता कि जहां बार बार यूसीसी को लेकर के एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, यूसीसी का बिल आने से लगभग सारे धर्म प्रभावित होंगे। लेकिन एक अच्छा कानून है और सारे धर्म के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। चलिए सर, 40-40 सेकंड आप चारों लोग के पास होगा। रत्नाकर जी, आपके पास आ रहा हूं। अगर देखिए, कानून अगर सरकार अगर ला रही है, इस तरह के बिल अगर पेश अगर किए जा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि देश हित में नहीं है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, सर होने दीजिए ना। जो जनता नाराज होगी सर, वोट क्यों करेगी सर? अपना जवाब उन्हें खुद ही मिल जाएगा। क्यों रत्नाकर जी? सागर जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आगामी शीतकालीन सत्र में हमें पूरा जो है समय मिल रहा है। शीतकालीन सत्र का भी हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन विशेष सत्र बुलाने का औचित्य समझ में नहीं आया है। ठीक है, वो सत्र शुरू होगा, जब चीजें आएंगी तो उसका औचित्य भी समझ में आएगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब महिला आरक्षण बिल के बारे में जब बात कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी सबसे प्रखरता के साथ और सबसे आगे आकर महिलाओं का जो है सम्मान करने की बात करती है। यही कांग्रेस पार्टी ने महिला राष्ट्रपति भी दिया है, कांग्रेस पार्टी ने महिला प्रधानमंत्री भी दिया है, कांग्रेस पार्टी ने महिला मुख्यमंत्रियों तक को भी दिया है। तो कांग्रेस पार्टी आधी आबादी और पूरा हक की बात करने वाली वो सबसे पहली पार्टी और सबसे प्रमुखता से अपनी बात करने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन जहां तक बात यूसीसी की आती है तो मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा सागर जी कि अब तक उस पर ड्राफ्ट जो आया नहीं है, अगर ड्राफ्ट आएगा तो उसकी चीजों को, बारीकियों को अध्ययन करके उस पर कमेंट किया जा सकता है। अगर वो समाज के लिए अच्छी चीजें हैं तो हम उसका समर्थन करेंगे, अगर समाज के लिए वो ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से हम उसका विरोध करेंगे। ये तो लोकतंत्र है ना। बिल्कुल सर, इसी तरह के विचार तो चाहिए सर। ठीक है जी, खेमचंद जी, आखिरी कमेंट सर, 40 सेकंड आपके पास। देखिए, कांग्रेस में एक परिवार की महिलाओं के अलावा कितना दूसरी अरे महिलाओं को अपनी बात सम्मान बताइए। मिलता है हम सभी जानते हैं। और महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है, उनका विरोध किया गया, ये भी दिखाता है कि वो महिला मणिपुर विरोधी है। भी बता रही दीजिए। बात विशेष सत्र को दूसरी- लेकर सर, आखिरी देखिए, 40 सेकंड यूसीसी सर। का मैं इंटरप्ट समर्थन करने वाला करता सीन हूं। नहीं है। यूसीसी आना चाहिए। यूसीसी से जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उनको बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है, वो बराबरी का अधिकार मिलेगा। सब एक कानून के साथ चलेंगे। जब क्रिमिनल कानून एक हो सकते हैं तो पर्सनल कानून भी एक होने चाहिए। इससे देश आगे बढ़ेगा, देश में एकजुटता आएगी। जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो फेल हो जाएंगी, क्योंकि वो विघटन नहीं कर पाएंगी। एक कानून है, उसके अनुसार सभी पे एक्शन होगा, सभी को अधिकार मिलेंगे, महिला भी बराबरी के साथ एम्पावर होगी। चलिए ठीक है सर, ऐसा समाज विजन को मिलेगा। साथ लेकर चलने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी के पास अब चलते हैं। भास्कर जी, दो कानून है सर, महिला आरक्षण, एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लेकर के आपका स्टैंड होगा। 40 सेकंड में जानना चाह रहा हूं विशेष सत्र को लेकर। देखिए, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में अन्य जुमलों की तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी जुमला साबित हुआ। मणिपुर की घटना को हम देख पाते हैं, हम लोग देख पाते हैं कैसे पहलवान बेटियां वहां पे सड़कों पे घसीटी गई। हमने देखा हाथरस में किस नेताजी प्रकार कहा दलित करते थे, बेटियों को जलाया जवान गया, लड़कों से गलतियां हो जाती और हैं। हमने देखा किस प्रकार कानपुर में माँ जवान बेटी को लड़कों जलाया से गया। ठीक है सर, हो नो जाती है। इंटरप्ट सर, फाइनल कमेंट है सर प्लीज। हाँ, निश्चित तौर पर हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में के समय में इस कल्पना को कल्पना ही रखा जाए और इसको हम यथार्थ में नहीं देख पा रहे हैं। चलिए ठीक है। भास्कर जी शुक्रिया, मणिशंकर जी शुक्रिया, रत्नाकर जी शुक्रिया, खेमचंद जी आपका भी, कौशिक जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 18 तारीख से 22 तारीख वो दिन होगा, 5 दिन जब संसद का विशेष सत्र चलेगा। लेकिन जो कानून सरकार ला सकती है उसको लेकर बहस अब छिड़ी रहेगी और आने वाले 15 से 16 दिनों तक लगातार इस पर सियासत भी गरमाई रहेगी, ये भी तय है।
लेकिन पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर देश में कैसी हलचल फैला लेता है। देखते रहे न्यूज इंडिया। नमस्कार।